आज हम देखेंगे मौर्य काल के बारे में। ठीक है, मौर्य काल। ठीक है, दो शासक हमने पढ़ लिए हैं, तो पढ़ लिए हम लोग चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। अशोक जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम में इम्पोर्टेंट शासक है, क्योंकि अशोक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो अशोक के संबंधित अच्छा से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अशोक जो है राजगद्दी पर कब बैठा? ये बैठ गया था 273 ईसा पूर्व बैठ गया था, लगभग 36 साल तक रहा। ठीक है, अशोक के राज्यारोहण के बाद कितने वर्ष के बाद अशोक का राज्याभिषेक हुआ? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो अशोक के राज्यारोहण के बाद 4 साल के बाद, 4 साल के बाद ये अशोक का राज्याभिषेक होता है। ठीक है, इन 4 साल में अब अशोक के जितने भी विरोधी थे, औरतें थे, भाई थे, बंधु से सबको मरवा दिया अशोक ने, खुद मार दिया। ठीक है, उसके बाद में ये अशोक का राज्याभिषेक होता है। कब होता है? 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान ही रखेंगे। इसके बाद चलते हैं, जैसे कि अशोक के कई नाम मिलते हैं। पहला नाम मिलता है अशोक का, अशोक वर्धन। ये कहाँ मिलता है? ये विष्णु पुराण में मिलता है। ठीक है, दूसरा नाम मिलता है अशोक का बुद्ध शाक्य। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है मास्की में। ठीक है, तीसरा नाम मिलता है अशोक का, ये मगधाधिराज। ये किस में मिलता है? ये भागलुश शिलालेख में मिलता है। चौथा महाराज कुमार। पांचवा प्रियदर्शी राजा। ठीक है, ये किस गुहालय में मिलते हैं? ये जो है बराबर गुहालय में मिलते हैं। ठीक है, अब अशोक का नाम, अशोक किस शिलालेख में मिलते हैं? अशोक का नाम किस शिलालेख में मिलते हैं? जैसे कि अशोक मिलते हैं यहाँ पर, अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में मिलते हैं? तो एक तो हो गया मास्की, दूसरा हो गया गुर्जरा, तीसरा नेतुर, और चौथा पूरे जिला में। ठीक है, अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में मिलते हैं? मास्की शिलालेख में मिलते हैं। उसके बाद अशोक का एक और भी नाम मिलता है, चंडाशोक। अब ये सर चंडाशोक क्यों पड़ा? तो ऐसा बताते हैं, करीब 500 महिलाएं एक साथ बैठी हुई थी। 500 महिलाएं एक साथ बैठी हुई थी, और उन 500 महिलाएं ने अशोक की क्या करते थे? बुराई, चुगली चगोली करते थे। तब अशोक को कहीं से खबर मिली कि महाराज यहाँ तो आपस चुगली चगोली करते हैं। अशोक आकर उन 500 महिलाओं को जिंदा जलवा दिया, इसलिए नाम पड़ गया चंडाशोक, यानी कि निर्दयी अशोक, यानी कि चंडा अशोक। ठीक है, अब देखते हैं अशोक, पहले देखते हैं अशोक किस लिए फेमस था, उसको पहले देखते हैं। तो अशोक के 14 शिलालेख हैं, और 14 में के आधे क्या है? 7 स्तंभ लेख हैं, और कुछ
गुहा लेक है, कुछ कुछ और छोटे छोटे लेक भी हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे 14 शिलालेख के बारे में, अशोक के 14 शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चौदह शिलालेख पहले हमारे थे 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, 14 शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे अशोक का। अशोक का शिलालेखों का प्रचलन भी अशोक ने ही करवाया था। अशोक के शिलालेखों से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों से पहला प्रश्न बनता है लिपि। लिपि बनते हैं। ठीक है, ये अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि है, तो ये ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइकी। अशोक के शिलालेखों की लिपि 4 लिपि मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। लेकिन इसको ज्यादा ध्यान देंगे आप लोग ब्राह्मी को। ठीक है, अशोक के 14 शिलालेख हैं। 14 शिलालेख में ये 4 लिपियों मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। ठीक है, अब अशोक का शिलालेख, अशोक का पहला शिलालेख किसने खोजा था, ये 1750 में 1750 में टी हैंथलक ने खोजा था। ठीक है, ये तो खोजा था, लेकिन क्या खोजा था, दिल्ली मेरठ को खोजा था। ठीक है, लेकिन ये तो खोजा था, अब पढ़ा कौन था, ये भी क्वेश्चन आता है। ये 1837 में जेम्स प्रीसेस ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ये दिल्ली टोपरा पढ़ा था। ठीक है, अशोक के 14 शिलालेख है। 14 शिलालेख में लिपि है, तो 4 लिपि मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक। और 1750 में टी हैंथलक ने अशोक का एक शिलालेख खोजा था। क्या खोजा था, दिल्ली मेरठ खोजा था। उसके बाद में ये तो खोजा था, लेकिन पढ़ा कौन सा था, तो पढ़ा कौन सा था, ये 1837 में जेम्स प्रीसेस ने पढ़ा। क्या पढ़ा था, दिल्ली टोपरा को पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में अशोक के लिपि, अशोक के सर्वाधिक लिपि किस लिपि में मिलते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारत में अशोक के लिपि सबसे ज्यादा कौन से लिपि मिलते हैं, तो ये ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं सर्वाधिक। इसको आप याद रखिए। ठीक है, अब देखते हैं अशोक के 14 शिलालेख हैं। 14 शिलालेख में सारे इसको पढ़ना क्या, हमको सबको 14 चाहिए क्या, बिल्कुल नौकरी लगने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, दिन रात करना पड़ेगा, तो नौकरी जा कहीं पे लगेगी। ठीक है, तो इनमें से मोस्ट कौन सा सर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बता देते हैं। ठीक है, एक तो ये है 13वें शिलालेख। अब ये 13वां शिलालेख क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 13वें शिलालेख से के बाद में ही अशोक एक महान बना था। ठीक है, ये 13वां शिलालेख में है कलिंग युद्ध। 13वां शिलालेख में क्या है, कलिंग युद्ध। और ये कलिंग कहाँ पड़ता है सर, ये उड़ीसा में पड़ता है। सर युद्ध कब हुआ था, ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, क्या सर कलिंग युद्ध के कारण क्या थे जो अशोक ने यहाँ पर कलिंग युद्ध किया,
तो यहाँ समुद्र मार्ग को जीतना था अशोक को, इसलिए ये युद्ध किया, या फिर किसके साथ युद्ध किया, ये नंद राज से युद्ध किया। और कई किताबें बताते हैं कि उड़ीसा में हाथी फेमस थे, उस हाथियों को जीतने के लिए अशोक ने नंदराज से युद्ध किया था। ठीक है, और इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख से अधिक लोग इसमें घायल हो गए थे। उसके बाद में अशोक ने इस मैदान को देखने गया तो पूरा की पूरा चेंज हो गया अशोक। ठीक है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट 13वां शिलालेख। तो देखिए, ये इसको याद रखना है, किसको, 261 ईसा पूर्व। ठीक है, ये डेट सबको याद रहती है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा कि यूपीएससी पूछा गया था अशोक के राज्याभिषेक कब हुआ, 273 ईसा पूर्व, राज्याभिषेक कब हुआ, 269 ईसा पूर्व। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, याद ही रखना है कि अशोक के राज्यारोहण के बाद कितने वर्ष के बाद में कलिंग की युद्ध हुआ करते हैं। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अशोक का राज्याभिषेक के बाद में कितने वर्ष के बाद में कलिंग का युद्ध हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद में 9वें वर्ष ये कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, और अशोक के राज्यारोहण के 12वें वर्ष के बाद 13वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था। ये याद ही रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये बहुत टॉपिक है, बहुत टफ टॉपिक है ये जो है, ये सीधा ले। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा नौकरी लेने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं पहला शिलालेख में अशोक क्या कहता है। पहला शिलालेख में अशोक कहता है कि पशु हत्या बंद करो। अच्छी बात कही। पहला शिलालेख में अशोक क्या कहता है, पशु हत्या बंद करो, मतलब पशु हत्या पर निषेध। आप विशेष अवसर पे 2 हिरण और या एक मोर ही मारेंगे, वो भी धीरे धीरे भविष्य में इसको भी क्या करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, ये बात कही पहला शिलालेख। दूसरा शिलालेख में अशोक क्या कहता है, पशु प्लस मानव के लिए चिकित्सा का व्यवस्था। बहुत मोस्ट है, पशु प्लस मानव के लिए चिकित्सा का व्यवस्था। ये पहला शासक था जो अशोक जो है पशु प्लस मानव के लिए चिकित्सा का व्यवस्था करवाया था। ठीक है, इतिहास में ऐसा कोई शासक और था जो पशु प्लस मानव की चिकित्सा का व्यवस्था करवाया था, तो हाँ है, एक तो है जहांगीर और एक है फिरोज शाह। जहांगीर और फिरोज शाह ने इतिहास में ऐसा करवाया था पशु व मानव की चिकित्सा का व्यवस्था। अब तीसरा शिलालेख में 3 अधिकारियों की नियुक्ति करवाया अशोक ने। ठीक है, और उन 3 अधिकारियों का योग्यता, रजोग और प्रियदर्शी। 3 अधिकारियों की नियुक्ति की, और ये 3 अधिकारी जो है प्रत्येक 5 वर्ष में दौरा करेंगे और गांव का दौरा करेंगे और बतलाएंगे कि अल्प में करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए और ब्राह्मणों की आदर करनी चाहिए। इसमें कहा, तीसरा शिलालेख में कहा। ठीक है, चौथा शिलालेख में
धम नीति अपनाई, ठीक है। तो भेरी घोष के स्थान में धम घोष, ठीक। एक नीति अपनाई अशोक ने, भेरी घोष के स्थान में क्या किया, धम घोष अपनाया, ठीक है। उसके बाद में पांचवा शिलालेख में अशोक कहता है कि पांचवा शिलालेख में भेरी घोष के स्थान में क्या कर दिया अशोक ने, धम घोष अपना लिया। और धम घोष के बाद में पांचवा शिलालेख में अशोक कहता है कि मैं राज्यारोहण के 13वें वर्ष में महापात्रों की नियुक्ति की, ठीक, महापात्रों की नियुक्ति की। उसके बाद में आता है छठवां में कहता है अशोक कि जनता के ऊपर मेरा क्या है, ऋण है, ठीक है। उस ऋण को चुकाने के लिए मैं जहां भी रहूं मेरे को जनता की जानकारी मिलनी चाहिए, चाहे आप किसी माध्यम से मेरे पास जानकारी मिलनी चाहिए सभी जनताओं की, ठीक है, क्योंकि मैं इनका ऋण हूँ, ठीक है। ऋण चुकाने के लिए आप मेरे को जनता की जानकारी देते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में सातवां शिलालेख में अशोक कहता है कि सभी संप्रदाय के लोग साथ रहेंगे। सातवां शिलालेख में अशोक कहता है कि सभी संप्रदाय के लोग साथ रहेंगे। अब देखते हैं आठवां शिलालेख और 13वां शिलालेख याद ही करना है, ठीक है। इस 8वें शिलालेख में अशोक कहता है कि अशोक राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में धम्म यात्रा शुरू कर दी। धम्म यात्रा शुरू कर दी अशोक ने, ठीक है। धम्म यात्रा शुरू कर दी अशोक ने, और उस धम्म यात्रा के दौरान अशोक ने कुल 256 रातें बिताए थे इस धम्म यात्रा के दौरान। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि धम्म यात्रा के दौरान अशोक ने कितने रातें बिताए, तो ये 256 रातें बिताए, ठीक है। और धम्म यात्रा के दौरान सबसे पहले कहाँ गया है अशोक, जो है बोध गया, ठीक। इस बोध गया में क्या किया अशोक ने, 256 रातें बिताए। उसके बाद में धम्म यात्रा शुरू कर दी। तो यहाँ 9वें शिलालेख में अशोक कहता है कि समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया। धम्म यात्रा पर निकला है अशोक ने, तो जगह जगह जा रहे थे, तो लोग आदर सम्मान कर रहे थे। तो क्या बोला अशोक ने कि आदर सत्कार पर प्रतिबंध, ठीक। सही बात के लिए इसमें आदर सत्कार पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगवा दिया, ठीक है। उसके बाद 10वां यश और कृति निंदा, ठीक है। मतलब कि मेरे बढ़ाई आप लोग मत करो, या कृति पर निंदा लगा दिया, मतलब रोक लगा दी, किसने, अशोक ने, ठीक। 11वां शिलालेख में अशोक कहता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो अशोक कहता है कि धर्म दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है, धर्म दान ही सर्वश्रेष्ठ
दान है। ठीक है, ये अशोक ने बोला। फिर 12 शिलालेख में अशोक जो है क्या अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म अच्छा है करके अशोक बोला। ठीक है, बौद्ध धर्म के साथ साथ सभी धर्म अच्छे हैं और सभी धर्म की आप आदर सम्मान करनी आप चाहिए। ठीक है, मतलब कि किसी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा। ठीक है, सब धर्म अच्छे हैं, किसी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में 13वां शिलालेख में आप जानते हैं कलिंग युद्ध में 14 शिलालेख में अशोक कहता है कि मैंने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए हैं और आगे भी लिखवाता रहूंगा और सभी लोग क्या है, सांप्रदायिक लोग भाईचारे के साथ 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 रहेंगे और क्या करेंगे, धार्मिक जीवन जीते रहेंगे, धार्मिक जीवन जीते रहेंगे, ये बोला 14 शिलालेख में। ठीक है, अशोक ने। तो ये वीडियो को आप 2 या 3 बार देख लेंगे, बिल्कुल याद ही हो जाएगा ये। ठीक है, बहुत टफ टॉपिक है लेकिन याद तो करना पड़ेगा, नौकरी पाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये वीडियो है, नेक्स्ट वाला वीडियो करके डालेंगे इसका। धन्यवाद।